सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जितनी भी वैकेंसीज होती है, उसमें इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। चाहे वह रीट की है, चाहे वह PTTA की है, चाहे स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है या RS है। ये एक विशेष और एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। आज का हमारा चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से चरण बने और इन चरणों में किन किन रियासतों को शामिल किया गया था। वैसे देखा जाए तो भारत की आज़ादी से पहले ही सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। लगभग 500 से भी अधिक देशी रियासतों से मिलकर एक अखंड भारत के निर्माण की संकल्पना भारत सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई थी। इसी क्रम में राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, उन सभी रियासतों को लेकर भी अलग अलग चरण बने। इन अलग अलग चरणों में अलग अलग रियासतें शामिल की गई और 1 नवंबर 1956 तक आते आते आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान का निर्माण हो चुका था। उससे पहले जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या चरण बने, इन चरणों के नाम क्या रखे गए, इन चरणों का उद्घाटन किसने किया, इन चरणों में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे, राष्ट्र प्रमुख कौन थे, महाराष्ट्र प्रमुख कौन थे, इन सभी की चर्चा आज अपने वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण। राजस्थान आन बान शान और शौर्य का प्रतीक एक राज्य, जिसकी मिट्टी में ही वीरता दिखाई देती है, जिसमें इतने युद्ध लड़े गए हैं, संभवतः इतने युद्ध किसी भी अन्य राज्य में या किसी भी अन्य रियासत में नहीं लड़े गए थे। अन्य राज्यों की भांति भारत के नेताओं के लिए राजस्थान के एकीकरण करना भी बहुत अधिक मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी सरदार पटेल के, मुंशी पणिक्कर, VN गाडगिल, इन सभी के महान प्रयासों से पूरे भारत के साथ साथ राजस्थान का एकीकरण भी पूरा हुआ था। तो चलिए आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं, राजस्थान का एकीकरण। चैप्टर शुरू करने से पहले अपने इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में जाकर पूरा हुआ था। पहले चरण मत्स्य संघ से लेकर 7वें चरण आधुनिक राजस्थान तक अलग अलग चरणों में कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, इन रियासतों में राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया, महाराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बना, इनका उद्घाटन किसने किया, इनसे संबंधित अपने देख लेते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उनमें सबसे पहले जो संघ बनाया गया था वह संघ था मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई थी। इस मत्स्य संघ नामक संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को शामिल करके इस संघ का निर्माण किया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म अपने देख सकते हैं ABDK, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखने का कारण यह था कि महाजनपद काल में या महाभारत काल में भी यह क्षेत्र मत्स्य जनपद या मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसलिए इसमें जो क्षेत्र शामिल किए गए थे वो उस काल के मत्स्य महाजनपद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। जो भी संघ बना था या जो भी चरण पूरा हुआ था, उस पूरे होने के बाद उस चरण में एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कई बार इनको प्रधानमंत्री भी कहा गया और मुख्यमंत्री भी कहा गया था। तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को शामिल किया गया और उनके प्रधानमंत्री के रूप में शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया, जो इस मत्स्य संघ क्षेत्र के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। VN गाडगिल, विठल नरहरि गाडगिल, जो सरदार पटेल के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी थे, उन्होंने इस मत्स्य संघ का उद्घाटन भी किया था।
देशी रियासतों के इस प्रकार के एकीकरण में एक समस्या आ रही थी कि राजा अपनी रियासतों को शामिल क्यों करें, राजाओं को इससे क्या लाभ होने वाला है, उनकी जो सत्ताएं छिन रही है, उनका राज्य छिन रहा है, उनके तो अधिकार सारे समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे राजस्थान के एकीकरण का क्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इन सभी चरणों में किसी एक राज्य के, किसी एक रियासत के राजा को इसका राज प्रमुख भी बनाया गया, ताकि कुछ समय तक उनकी व्यवस्थाएं जो पहले से चली आ रही वो चलती रहे। जब पूरा एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद उनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य संघ में धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को इस मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो पहली बात है कि मत्स्य संघ इस चरण का नाम, इसकी स्थापना हुई 18 मार्च 1948। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले शामिल किए गए। शोभाराम कुमावत इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। वीएन गाडगिल ने इस चरण का उद्घाटन किया और धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख भी बनाया गया। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के साथ ही मत्स्य संघ के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण आता है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान में, ईस्ट राजस्थान में जितने भी छोटे बड़ी रियासतें थी, उन सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया और इस संघ को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। इसमें छोटी बड़ी काफी रियासतें शामिल की गई थी। इन रियासतों में कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, किशनगढ़, झालावाड़, कोटा, टोंक और कुशलगढ़। ये 9-10 रियासतें इसमें शामिल की गई थी। गोकुल लाल असावा को इस पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया और इसकी स्थापना की थी, या इस चरण की स्थापना करने वाले थे वीएन गाडगिल, जो पहले मत्स्य संघ की भी उद्घाटन कर चुके थे। यहाँ पर कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, क्योंकि इन सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कोटा थी, इसलिए कोटा के शासक भीम सिंह को इस पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। इससे संबंधित एक ट्रिक जो मैंने खुद ने बनाई है कि इन राज्यों को कैसे याद रखा जाए। इन राज्यों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बाबू प्रसाद की जाकट। बाबू प्रसाद की जाकट, जिसका फुल फॉर्म है बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, किशनगढ़, झालावाड़, कोटा, टोंक और लास्ट में एक कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें ऐड किया गया था। तो इस प्रकार 25 मार्च 1948 को वीएन गाडगिल के उद्घाटन के साथ ही पूर्व राजस्थान संघ में इन सभी रियासतों को शामिल करके राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया गया था। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस संघ का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। यह छोटी सी ट्रिक है, 2 प्लस उदयपुर। 2 का मतलब ये 2 पूर्व राजस्थान की सभी रियासतें और इनके साथ उदयपुर को और ऐड कर दिया गया था, तब तीसरा चरण पूरा हो गया था। तो तीसरे चरण में ये दूसरे चरण की सारी रियासतें और उदयपुर, इसको शामिल किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा, जो मेवाड़ और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रभावी नेता थे, माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख भी बनाया गया था, क्योंकि उदयपुर या मेवाड़ की रियासत जो थी वह पूरे राजस्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसी कारण उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को इस चरण का प्रधानमंत्री, इस चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। तो इन सभी रियासतों और उदयपुर को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो 3 चरण पूरे हो चुके थे। अगला चौथा चरण है वृहद राजस्थान।
नाम भी पूछा जा सकता है कई बार कि वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। तो 30 मार्च को तो हालांकि पूरे राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, लेकिन वृहद राजस्थान तक आते आते राजस्थान की लगभग बड़ी छोटी रियासतें शामिल हो चुकी थी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, और इसी 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? 3 प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब देखने वाली बात है कि 3 में क्या है। 3 में एक तो 2 पूरा शामिल है, ये सारी रियासतें प्लस उदयपुर। इन सभी रियासतों के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, J3B, जे बी कह सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और इनके साथ दूसरे और तीसरे जो इंक्लूडेड है यहाँ पर 3 के रूप में, ये वृहद राजस्थान के रूप में इसका निर्माण हो चुका था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने ही इस चरण का उद्घाटन किया था। हीरालाल शास्त्री, जो बहुत बड़े नेता माने जाते थे, आंदोलनकारी थे, हीरालाल शास्त्री इस चरण के प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इसमें जयपुर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है, जैसलमेर भी है और बीकानेर भी है। ये चारों ही बड़ी रियासतें हैं, और इन चारों के जो राजशाही परिवार है उनका बहुत अधिक महत्व है राजस्थान के इतिहास में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि अब उदयपुर के महाराणा को नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उदयपुर के महाराणा का कैडर पूरे राजस्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। अब समस्या ये थी कि यदि इसमें जयपुर को शामिल किया जाता है, जो उस काल की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी, जयपुर को शामिल किया जाता है तो जयपुर के शासक को राज प्रमुख बनाया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ कि जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड को इस चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। लेकिन उदयपुर और मेवाड़ का राजस्थान के इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उदयपुर और मेवाड़ के इसी गौरवशाली इतिहास को ही ध्यान में रखते हुए एकीकरणकर्ताओं ने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को इस चरण में महाराज प्रमुख का दर्जा दिया। यानी कि अब तक यहाँ पर केवल राज प्रमुख चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जयपुर के भी शामिल हो जाने के बाद भी उदयपुर के महत्व में कोई कमी न आए, इसलिए जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया था, ताकि उदयपुर के महाराणा के ईगो में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया था। तो तीसरी प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, तीसरी में दूसरी और तीसरी दोनों शामिल है। तो कुल मिलाकर चौथे चरण तक आते आते दूसरी, तीसरी और चौथी, इन सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण कर लिया गया था। 4 चरणों के पश्चात जो 5वां चरण बना था, उस 5वें चरण को नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान यहां से लिया हुआ है, संयुक्त राजस्थान यहां से लिया हुआ है। तो तीसरे और चौथे इन सभी के इंटीग्रेटेड रियासतों को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 15 मई 1949 को किया गया था। अब इनमें रियासतें कौन कौन सी थी? 4+1। 4 का मतलब जिसमें दूसरी भी शामिल है, दूसरी वाली तीसरी में ऐड हो चुकी थी, और दूसरी और तीसरी दोनों मिलाकर चौथी में ऐड हो चुकी थी। तो इन सभी रियासतों के साथ साथ +1 का मतलब मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ को भी 5वें चरण में इसमें शामिल कर लिया गया था। यानी कि 5वें चरण तक आते आते ये सभी रियासतें संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल हो चुकी थी। अब किसी भी रियासत का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, कोई भी चरण अलग नहीं था। 5वें चरण तक आते आते सभी रियासतें केवल एक ही नाम से जानी जाती थी, वो थी संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। इसके भी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही बने रहे। मानसिंह सेकंड जो जयपुर के शासक थे, उन्हें राज प्रमुख, और यहाँ पर अभी भी उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख के रूप में ही दर्जा दिया गया था। यहाँ देखिए, इस चरण या
इसमें जितने भी सदस्य, इसमें जितने भी रियासतें शामिल थी वो सभी रियासतें शंकर राय समिति की सिफारिश पर शामिल की गई थी। कई बार प्रश्न आता है कि किस समिति की सिफारिश पर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो इसमें उत्तर आता है शंकर राय समिति की सिफारिश पर संयुक्त वृहद राजस्थान की सभी रियासतों को इस चरण में शामिल कर लिया गया था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इससे संबंधित प्रश्न 100% आता है, चाहे वो पीटीटी है, चाहे रीट है, या स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरएस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन सभी चीजों को कैसे याद किया जाए, इन सभी को भी आपके लिए तैयार किया है। छठा संघ है राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन माना जाता है। 26 जनवरी 1950 क्योंकि इसी दिन भारत का गणतंत्र लागू हुआ था और इसी दिन राजस्थान के छठे चरण का भी उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या शामिल किए गए? 5 प्लस सिरोही। 5 का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इन सभी रियासतों के साथ साथ सिरोही राज्य को भी बाद में इसमें शामिल कर लिया गया। तो इन 5 रियासतों के साथ छठे चरण तक आते आते सिरोही जो अब तक बचा हुआ था वो सिरोही राज्य भी अब इसमें शामिल हो चुका था। हीरालाल शास्त्री इसके पहले की तरफ प्रधानमंत्री बने रहे। मान सिंह सेकंड राज प्रमुख और उदयपुर के शासक महाराणा भोपाल सिंह अभी भी महाराज प्रमुख के रूप में पद को सुशोभित कर रहे थे। इस चरण तक आते आते चूंकि भारत आजाद भी हो चुका था, भारत का गणतंत्र भी लागू हो चुका था, राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो यहां तक आते आते राजस्थान को बी श्रेणी राज्य घोषित किया गया था। इसकी कैटेगरी है ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। जब हम इससे संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का, उसमें इससे संबंधित श्रेणियों को डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से चरण में राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया, तो यह है राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। हीरालाल शास्त्री अभी भी इसके प्रधानमंत्री, या बाद में इसका नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री अब पूरे देश में ही बने थे। एक और लास्ट चरण है जिसे आधुनिक राजस्थान नाम दिया गया। आधुनिक राजस्थान का मतलब आज का राजस्थान। आज का राजस्थान का मतलब यहाँ पर 2021 से नहीं है, बल्कि यहाँ पर है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की जितनी भी देशी रियासतें थी उन सभी देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका था। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान, जिसे राजस्थान राज्य के रूप में भी नाम दिया गया था। अब तक यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है किसी भी चरण में। किसी में मत्स्य संघ आ रहा है, किसी में पूर्व राजस्थान, किसी में संयुक्त राजस्थान, किसी में वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर राजस्थान संघ। 7वें चरण में आकर इस राज्य को नाम दिया गया था राजस्थान, 1 नवंबर 1956। ये 7वें संशोधन के द्वारा इस चरण की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ये ध्यान देने लगा है कि कौन से संशोधन के द्वारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो यह है 7वां संशोधन। क्योंकि अब गणतंत्र व्यवस्था भी लागू हो चुकी थी, प्रधानमंत्री भी बन चुके थे, लोकतंत्र व्यवस्था चल चुकी थी, इसलिए इस चरण तक आते आते राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पदों को लगभग समाप्त कर दिया गया था। उनका महत्व बहुत अधिक कम हो चुका था। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? 5 प्लस अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, सुनेल, टप्पा, ये 5 ही संयुक्त वृहद राजस्थान, जो राजस्थान संघ भी बन चुका था। इसमें लास्ट में जो भी रियासतें या जो भी ठिकाने बचे हुए थे उन रियासतों और ठिकानों में अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू और सुनेल, टप्पा, ये रियासतें और ठिकाने इस 7वें चरण में राजस्थान में शामिल कर ली गई और यहीं से इस राज्य का नाम भी राजस्थान स्वीकृत कर दिया गया था। यहाँ पर देखने वाली बात है कि सुनेल, टप्पा और सिरोंज 2 ऐसे ठिकाने थे जिनके बारे में कुछ डिस्प्यूटेड थे। सुनेल, टप्पा जो पहले मध्य प्रदेश में था और सिरोंज राजस्थान में था। 7वें चरण में राजस्थान से सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया और सुनेल, टप्पा जो ठिकाना था
वह राजस्थान ने मध्य प्रदेश से ले लिया था। इसलिए ये दोनों ठिकाने राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक्सचेंज हुए थे। आज सुनेर टपा राजस्थान में माना जाता है और सिरोंज तहसील है, सिरोंज ठिकाना मध्य प्रदेश में माना जाता है। यहीं से वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पूरे राजस्थान का एकीकरण होने के पश्चात मोहनलाल सुखाड़िया एकीकृत राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं और राज्यपाल पद पर सबसे पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो इस प्रकार से इन 7 चरणों में जाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। मत्स्य संघ से लेकर आधुनिक राजस्थान 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956, लगभग 8.5 वर्षों के अथक प्रयासों से इन सभी देशी रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। क्योंकि राजपुताना क्षेत्र था, योद्धाओं का क्षेत्र था, बड़े बड़े यहाँ पर राजघराने थे, तो इन सभी बड़े राजघरानों को इसमें शामिल करने के साथ साथ राजस्थान सरकार के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, वो महत्वपूर्ण विभाग भी इन बड़े बड़े राज परिवारों के राज्यों को दिए गए थे। जैसे अब राजधानी बनाने की बात आई तो सर्वसम्मति से जयपुर को ही पसंद किया गया था, क्योंकि वह राजस्थान के लगभग बिल्कुल केंद्र में माना जाता है और राजधानी के रूप में जयपुर को चुना गया। शिक्षा निदेशालय बीकानेर को दिया गया। आज भी राजस्थान के एजुकेशन से संबंधित, स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं वो बीकानेर से ही होते हैं। क्योंकि बीकानेर की एक बड़ी रियासत थी, इसलिए एक बड़ी रियासत होने के नाते एक बड़ा विभाग बीकानेर को दिया गया, जिसमें शिक्षा निदेशालय दिया गया था। उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया, क्योंकि उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र है, माइंस एंड मिनरल्स वहां पर बहुत अधिक है, इसलिए उदयपुर के महत्व को देखते हुए और या उदयपुर की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खान एवं खनिज विभाग का जो मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय, वह उदयपुर को दिया गया। हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया। न्यायपालिका संबंधित जो भी कार्य है वह जोधपुर को स्थानांतरित कर दिए गए थे। आज राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है। वन विभाग कोटा को दिया गया, क्योंकि कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन संबंधी बहुत अधिक संपदाएं हैं, इसलिए कोटा और इसके आसपास के क्षेत्रों में वनों की अधिकता देखते हुए वन विभाग का मुख्यालय कोटा को दिया गया। एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर भरतपुर को दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर रियासतें हैं, ठिकाने हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया 1948 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 तक आते आते राजस्थान का जो आज का हम स्वरूप देख रहे हैं, हालांकि आज तो काफ़ी जिले बन चुके हैं, उस समय जिले इतने नहीं थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुझे लगता है आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी सर पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद।